विद रिस्पेक्ट टू केस स्टडीज, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखा होगा वो केस स्टडी में विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक. सो जब भी किसी को अपना पॉइंट रेज करना है तो आप हैंड ए से सीधा करिए, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा जो बात करना है, तो उनके ओपिनियन वो आई मीन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो कि रॉन्ग आंसर राइट आंसर कुछ भी नहीं है, आपको आपके ओपिनियन वैलिड है ये टॉपिक पे, ठीक है. सो talking about the topic, XYZ Capital एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है. इट हैज़ बीन इन द फाइनेंस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 5 years, हाफ अ डेकेड. एंड यही था कि काफ़ी लोगों को काफ़ी क्लाइंट्स को वो रिसर्च एनालिसिस प्रोवाइड करता था, ठीक है. सो आफ्टर अ वाइल ऐसे हुआ था कि वो फर्म ने ये नोटिस किया कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनका काफ़ी लोगों का बहुत लॉस हो रहा है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं. तो जब इन्वेस्टिगेट किया था उनको समझ में आएगा कि काफ़ी कैसे ट्रेडिंग बायस हो रहा था उनके साथ. सो बेसिकली ये हुआ था कि क्लाइंट्स का फ्रेंड्स के एडवाइस या न्यूज़ के हिसाब से वो लोग ट्रेड करने लगा. और दूसरा चीज़ है कि क्लाइंट्स का इतना लॉस हो गया कि वो लोग प्रॉफिटेबल कॉल्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था. तो उसके वजह से काफ़ी ट्रेडिंग बायस हो रहा था, मतलब डर हो रहा था, वो सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है. सो बेसिकली ये जो क्या बोलते हैं केस स्टडी का मेन इंटेंशन ये है कि ट्रेडिंग बायसेस को बाहर लाके इसके सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, हम लोग को वही जानना था. सो इसमें ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस है. सो जो भी क्वेश्चन आप आंसर करना चाहते हो यू कैन पुट योर हैंड फॉरवर्ड. आप वो क्वेश्चन क्या है एक बार एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसके आंसर जो है वो हम लोग को प्रोवाइड कर लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ओवर कॉन्फिडेंस बायस मैनिफेस्ट इन ट्रेडिंग बिहेवियर्स. स्टॉक मार्केट का पता है, स्टॉक मार्केट किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक को लेकर के या किसी एक सेंटिमेंट को लेकर के मैं बहुत इमोशनल हूँ और उस पर मैं अपना ये गेम खेल रहा हूँ कि नहीं ये तो देखना पक्का ऊपर जाएगा, और अगर वो नहीं जा रहा है तो और मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं ये देखना पक्का ऊपर जाएगा, या किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये स्टॉक में ऐसा होना चाहिए, मैं उसको उसके डिसीजन को गलत, रिसर्च एनालिस्ट बोल रहे हैं लेकिन मैं उनके डिसीजन को ओवर पावर कर रहा हूँ कि नहीं मेरे को बस अपना गट फीलिंग कह रहा है, तो वो गट फीलिंग पे मैं काम कर रहा हूँ. उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, उसके पीछे कोई ये नहीं है, मेरा वो डिपार्टमेंट भी नहीं है, फिर भी एक गट फीलिंग के वजह से दिल कहने, हाँ सेल्फ बिलीफ के वजह से मैं उस पर दाव लगा रहा हूँ. सही बात है. ओवर कॉन्फिडेंस बायस मोस्टली क्लाइंट्स में तब भी आता है, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस डेटा वगैरह आता है अपना, तो उसमें अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, अगर प्रीवियस टाइम वो घट के आया था और मार्केट बढ़ा था, तो फिर वो अपने उसी परसेप्शन पे चलते कि नहीं अब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब तो चेंजेस नहीं आएंगे. तो हम उनको कुछ भी सजेशन दें वो अपने प्रीवियस ही प्रिजम्पशंस पे चलते हैं कि नहीं अब तो जो हमने प्रिजम्पशन लगाया था वही होगा, भले ही रिसर्च फर्म बोल रही हो कि नहीं हो सकता है कि चेंजेस भी हों. तो वहाँ पे भी उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस बायसनेस आ जाती है ट्रेडिंग करने में. ओके, ग्रेट क्वेश्चन. विजय नहीं ऐसे ही यूज़ कर सकते माइक. इट्स जस्ट ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के साथ मैं अगर बोलूँ कि गोल्ड में अगर एक टाइम पे डाउन ट्रेंड आया था तो क्लाइंट्स जो रहते हैं वो सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा. फिर वो लोग 400 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर वो लोग कॉल करके पूछते हैं कि यहाँ से तो सर नीचे जाएगा ही ना. हम लोग उन्हें मना करते हैं, हम लोग उन्हें एक स्टॉप लॉस देते. वो स्टॉप लॉस एग्जिट होने के बाद भी वो लोग एग्जिट नहीं करते और फिर उसके बाद एक पोजिशनल स्टॉप लॉस देते हैं जहाँ पे हमारा फिक्स रहता है. फिर जब हम लोग क्लाइंट को इंटीमेट करते हैं कि सर ये एरिया से यहाँ पे सेलिंग है, तो क्लाइंट का ऐसा आता है सर मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट नीचे जाएगा. तो वो लोग एक टाइम पे ऐसा करने लगते कि वो लोग 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस बेयर कर सकते, लेकिन अपना जो व्यू पॉइंट है जो उन्हें लगता है पर्सनल वे में, वो लोग अपना वो व्यू नहीं चेंज करते, ना ही अपनी पोजीशन कट करते छोटे लॉस में. उसकी जगह उसको पोजिशनल में कैरी फॉरवर्ड कर करके 10 दिन होल्ड करने के बाद वो 200-300 पॉइंट के प्रॉफिट में आते हैं, जहाँ की उन्हें 1500 पॉइंट का उस टाइम पे प्रॉफिट होना चाहिए था. हम लोग जो ऊपर से सेलिंग रिकमेंड की है क्योंकि उनका ऑलरेडी डाउन नीचे से पहले से सेलिंग था और ऊपर से वो लोग बना नहीं पाए. तो इस वजह से क्लाइंट लॉस में रहता है या कम प्रॉफिट में रहता है. The next question is, what are the potential long-term effects of unchecked trading bias on a specific client? हाँ एक मिनट अंकिता को.
वो सर क्लाइंट पहले डिसीजन मेकिंग पुअर लेता है, फिर फाइनेंशियल लॉसेस भी सफ़र करता है, फिर फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र करने के साथ मैम सर कई बार वो विथड्रॉ भी कर देता है, क्लाइंट ट्रेडिंग से ही निकाल देता है। सो लॉन्ग टर्म में ऐसा इफेक्ट होता है उसका कि वो एडवाइजरी सर्विस या फिर फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं उनसे ही उनका जो होता है, जो क्या बोलते हैं अपना भरोसा है वो उठ जाता है। ओके तो क्या होता है सर, कल एक क्लाइंट से मेरी बात हुई, उसने ऑलरेडी लॉस बेयर कर चुका है, वो मतलब बहुत लॉस में था। तो उसको क्या चाहिए था कि मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस कि उसे कंपनी से सिर्फ डाटा आने के बाद 15 मिनट में मुझे एक ऐसा कॉल दे दो कि जिससे मेरा लॉस रिकवर हो जाए या फिर मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो कई क्लाइंट का माइंड वेस्ट, हाँ, कि डाटा आने के बाद ऐसा कुछ दे दो मुझे कि जिससे मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो क्लाइंट का ये माइंडसेट होता है कि डाटा आने के बाद कुछ चेंज होता है, बट कई बार डाटा मिक्स भी आ जाता है, जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे पलट भी जाता है मार्केट। तो क्लाइंट्स को वो भी सेंटिमेंट्स हमें समझाना पड़ेगा, या फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस है एक ट्रेडिंग फर्म से कि हमें 1 सेकेंड में या फिर 15 मिनट में आप प्रॉफिट दे दो, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक चीज़ से नहीं चलता है। ओवरऑल पूरे मतलब सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए तो अगर मार्केट 1 सेकेंड में पलट भी सकता है, 1 सेकेंड में बढ़ भी सकता है, तो वो भी एक चीज़ है। सर जैसे हम लोग क्लाइंट की क्वेरी सॉल्व करते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि क्लाइंट जब हमको बताता है उसकी क्वेरी रहती है, जब हम उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा पोटेंशियल वो जो रिस्क रहता है वो है उसका स्ट्रेस रहता है, इमोशनल स्ट्रेस। वो ऑलरेडी बहुत सारा लॉस पहले खुद से ले चुका है, और जब हम उसको कॉल्स दे रहे हैं प्रॉफिटेबल्स कॉल्स, तो वो ये बात करके इग्नोर कर देता है कि यार अब मेरा लॉस होने ही वाला है, मैं और अब कॉल नहीं लेता। जबकि हम उसको क्लियरली बताते हैं कि सर इसमें आप जितना भी आपको थोड़ा बहुत लॉस हुआ है उसमें हम आपको रिकवर करा भी रहे हैं। अब जैसे कि कल हमारे क्लाइंट था, हमने उनको पहले कॉल दी थी कि सर आप ये कॉल ले लीजिए, यहाँ पे आप पार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उन्होंने उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा रखा कि यहाँ तक आएगा, उसको गारंटी थी कि वहाँ तक आएगा, कि वहाँ पे वो बुक करेगा, पर वहाँ तक गया ही नहीं। वो जहाँ तक हमने दिया था वहाँ तक ही गया, वहाँ से वापस नीचे आ गया था। तो क्लाइंट का बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाते कि यार मैंने तो ये किया था पर आया नहीं वहाँ पे। तो जो हम लोग अगर बताना चाहते हैं उसकी जगह वो अपने लेवल्स भी एक आइडेंटिफाई करके रखते हैं। जी सर, तो उनका एक इमोशनली स्ट्रेस बना हुआ रहता है कि अब मेरा तो ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो फिर अब मैं और क्या ही, अगर हम कॉल भी देते हैं ना तो वो इस वजह से नहीं लेता कि यार उसका और लॉस, मेरा और लॉस हो जाएगा वहाँ पे। So the third question is, why is it important to conduct training and awareness program for traders? Sure. सर बेसिकली ये नेसेसरी है, तो ट्रेडर्स को अवेयर करना कि ये ट्रेडिंग में कितना रिस्क है और आपका मतलब कितना कैपिटल यूज़ हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो आप उतना बेयर कर सकते हो क्या, इतना लॉस, और इसमें मतलब जो हर ट्रेड आप कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क कैपेसिटी होता है और उतनी आप उठा सकते हो क्या, अगर लॉस हुआ तो आप बेयर सकते हो क्या। तो ये नेसेसरी होना चाहिए कि ट्रेडर को एक अवेयर करे कि सर ये इतना स्टॉप लॉस में आपका इतना लॉस होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड का एक सिंपल स्टॉप लॉस है पोजिशनल का 500 पॉइंट्स का, 50,000 पर लॉट जाएगा, तो ये आप इतना बेयर कर सकते हो क्या। उसके बाद सर मतलब आपका उतना पावर है क्या कि आप उतना मनी एडजस्ट कर सकते हो कि उसके वजह से आपका घरदार ना बिक जाए। तो ये अपने को अवेयर करना जरूरी है ट्रेडर्स को। तो ये है सर मेरे। सर मतलब सर के पॉइंट में ऐड करते हुए कि जैसे क्या होता है ना कि कुछ कुछ ट्रेडर्स लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है, मतलब कि वो सच में मेरे को ऐसा मिले भी हैं कि 20,000 रुपये उनके पास, 20,000 रुपये से वो गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 200 पॉइंट का बस स्टॉप लॉस का उनके पास औकात है, और वो क्या चाह रहे हैं कि एक, हाँ मतलब 200 पॉइंट का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, और वो क्या चाह रहे हैं कि हम उनको एक कॉल दें और उसमें उनको ये 20,000 से कैपिटल उनका 2 लाख कैपिटल हो जाए। पर वो ये सोच के भी नहीं है कि रिस्क मतलब लॉस भी हो सकता है, ये 20,000 का 20,000 भी डूब जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, बट वो ये सोच रहे हैं। और दूसरा बात एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने भी कल एक चीज़ ये पे देखा था कि मतलब ये सेबी के द्वारा जिस समय डेटा आई थी ना कि ओनली आउट ऑफ 100 ओनली 10 ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं इस मार्केट में, 90 के 90 लॉस में जाते हैं। तो ये बहुत मतलब अलग मेंटालिटी से ये को ट्रेडर्स का एक ये कम्युनिटी बदनाम हुआ कि आप लोग तो प्रॉफिट में नहीं जाते, आप लोग प्रॉफिट में, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि एग्ज़ाम है, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम हो गया, कैट का एग्ज़ाम हो गया, या जेई का एग्ज़ाम हो गया, उसमें तो 95-99% का कट ऑफ निकलता है। मतलब आउट ऑफ 100 को एक बच्चा उसमें क्वालिफाई, यहाँ तो 10 बच्चे ये कर रहे हैं ना,
10 बच्चे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। तो ये कोई ये नहीं सोचता है कि मतलब आज के टाइम में ट्रेडर्स लोग को लोग मतलब जुआ खेलते हैं, ये मेंटालिटी से ट्रीट करते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। वो अगर मान के चलिए कोई पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का कोई तैयारी कर रहा है, 20 लाख बच्चे एक बार में यूपीएससी का तैयारी करते हैं, निकलते हैं 20-22 बच्चे बस एट द एंड। वो क्या प्रॉबिलिटी, और यहाँ पे हमारे कम से कम 10 लोग भी प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं कि मार्केट प्रॉफिट नहीं है, बट लोग को ये रहना चाहिए कि मेरे को कम से कम 5 लाख का कैपिटल चाहिए तो चाहिए। वो 5 लाख के कैपिटल में 5,000 रुपये ही बचा रहेगा तो तुम्हारा वापस 5 लाख रिकवर हो जाएगा। लेकिन तुम 5,000 रुपये लेकर के आ रहे हो मार्केट में और उससे चाह रहे हो 5 लाख बनाना, वो इम्पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग मतलब एक चेक पॉइंट होता है ना कि तुम्हारे पास ट्रेड स्टार्ट करना है, तो डीमैट अकाउंट है या कहाँ से ट्रेड कर रहे हो वो पता है तुमको। तो सेकंड ऑफ ऑल तुम्हारे पास ये है कि नहीं है कि कैपिटल कितना है। अगर कैपिटल तुम्हारे पास 2 लाख का है तो गोल्ड एंड सिल्वर में मत ट्रेड करो, कोई ऐसा जगह ट्रेड करो जहाँ पे तुमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच कर सके। वो चेक पॉइंट ये होना बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस। हाँ विजय, अच्छा हाँ हर्षिका, एक मिनट विजय, हर्षिका। सर एक्चुअली सबसे पहले ट्रेडर्स को ना ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो उसमें सर्वाइव कैसे किया जाए। क्योंकि सर ट्रेडर्स कैसे होता है ना, उनके पास अगर पैसा है तो वो एक ही बार में सारा झोंक देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 CR का कैपिटल है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि सर आपको अगर 5 CR आपकी कैपेसिटी है तो पहले आप छोटे से आइए ना, पहले 3 डालिए। अगर आपकी कोई वहाँ पे पोजीशन है, अगर आप वो लॉक इन करते तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि वो जो लॉस है आप ना आपको जो रिमेनिंग कैपिटल है उससे आप कवर कर सके, ताकि आपको मतलब ऑन द अदर साइड फाइनेंशियल बेसिस पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो एक उनको स्ट्रैटेजी फॉर्म करके देनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स है आपके इसमें, है ना। तो आपको वो थोड़ा समझना है कि आपको अपना कैपिटल, आपका पैसा कैसे मार्केट में आने के बाद आपको यूटिलाइज करना है। तो वो एक पॉइंट है अवेयरनेस वाला। सर बहुत सारे क्लाइंट ये होते हैं कि उनको जैसे इंट्राडे मोमेंटम में कॉल्स नहीं आ रहे तो उन लोग हर चीज़ के लिए कॉल करते हैं कि आज क्यों नहीं कॉल आया। जैसे सिल्वर का आया, मैं सिल्वर में ही ट्रेड करता हूँ तो मुझे सिल्वर का ही दो, और क्यों नहीं। और हम उनको समझाते हैं कि आज सर उसमें कॉल नहीं बन रहा, तो उनको वो एग्रेशन में आ जाते हैं कि नहीं यार तुम एनालिस्ट हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। तो उनको बस चाहिए तो वो चाहिए क्या रहता है। और एक हमारे क्लाइंट है तो उनको जैसे हमने बताया कि सर आपके 14 लॉट्स ऐसे हैं, तो आपको बोलते हैं कि सर अभी मार्केट ऊपर है, आप थोड़े पार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मार्केट डाउन ट्रेंड का होने का चांसेस है। तो उस टाइम बुक नहीं करते, वो अपना सोच के रहते हैं कि और ऊपर जाएगा तभी करूँगा। और उसके बाद अगर लॉस में आता है तो फिर वो बोलते हैं कि हम वेट कर लेंगे, और लेकिन अभी वो नहीं करना है, अब क्या करना है वो फिर हम पे थोप देते हैं कि अब क्या करना है आप बताइए। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर उन्होंने उनके मन की अगर नहीं हुई है तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर वो आपसे बार बार प्रेशराइज करेंगे कि अब आप बताइए, आपके मुंह में वो डालेंगे बात को। बॉटम लाइन ये है कि वो अपने कान पे वही सुनना चाहते हैं जिस तरीके की उनकी पोजीशन, जो पोजीशन है मार्केट में बस वही सुनना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है तेजी है तो आपको तेजी अगर आपने बताई है तो अगर वो तेजी हो गई है तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर उनको तेजी बताई है, आपने बताया है तेजी है, उनको लग रहा है मंदी है, लेकिन अगर वो तेजी में कन्वर्ट हो गया है तो फिर वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। एक इम्पेशेंट बिहेवियर हो जाता है ना उनका, एक इम्पेशेंट बिहेवियर भी होता है। ओके यस, यही सेम इस पे 2-3 एग्जांपल्स है। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट ने कोई सर्विस लिया है और फर्स्ट डे उनका फर्स्ट कॉल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, टोटल 30 डेज का है। एट द एंड ऑफ ट्रैक शीट हमारी प्रॉफिटेबल रहती है क्योंकि 70 to 80% की एक्यूरेसी हम लोग मेंटेन करवाते हैं। एज पर सेबी नॉर्म्स हम लोग ये मेंटेन करते हैं। तो क्लाइंट का फर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद वो बाकी ट्रेड्स लेना बंद कर देता है। 29 दिन में से 29 कॉल्स में टोटल 30 कॉल्स में से 28 कॉल प्रॉफिटेबल गई होगी, बट वो लोग वो कॉल्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। वो लोग स्पेसिफिकली या तो सेल्स पर्सन को कॉल करेंगे कि आपने मेरा लॉस करा दिया, अब आप मुझे पर्सनली रिकवर कराओ, या फिर रिसर्च टीम को आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर जस्ट फॉर 1 कॉल। आगे जो 29 आ रही है वो 29 उन्होंने देखा, फिर भी नहीं करना है उन्हें ट्रेड। और फिर उसके बाद जब सेल्स पर्सन जब उन्हें बोलता है कि सर आप कॉल्स पे काम करिए, आपको प्रॉपर कॉल्स आएंगे, वो लोग काम नहीं करेंगे, वो लोग इग्नोर करेंगे। फिर एट द एंड आपका फर्म खराब है, आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करा है, पहले ही कॉल में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो मैं काम क्यों करूं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉफिट करा दिया, उसके बाद भी वो हैप्पी नहीं होता है। हाँ, इसका भी रीज़न है क्योंकि जैसे कि हमने सिल्वर में कॉल दी,
हमने सिल्वर में कॉल दी और उस दिन गोल्ड में मूवमेंट ज़्यादा आया, तो क्लाइंट बोलते कि आपको गोल्ड में कॉल देनी चाहिए थी। कुछ चीज़ें हम लोग टेक्निकल मेजर करते हैं तो सिल्वर में मूवमेंट लेट आता है, तो क्लाइंट बोलता है कि आपको गोल्ड और सिल्वर में दोनों में कॉल देना चाहिए। तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि सर ये मार्केट है, अगर ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हम लोग दूसरी चीज़ में उसे कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आता है। तो क्लाइंट ये भी पकड़ना चाहेगा, वो भी पकड़ना चाहेगा और बोलेंगे कि आप दोनों में देके हमारा प्रॉफिट ज़्यादा करा सकते हो। बट वो लोग रिस्क को मैनेज करके और ऐसा नहीं करेंगे कि चलो यहाँ आया तो कोई बात नहीं, गोल्ड को साइड में रखते हैं, अगर रिवर्सल आया तो हम सेल साइड में अपना सेम डे रिकवर भी कर सकते हैं। क्लाइंट्स को हर मोमेंट पकड़ना है, हर मोमेंट कैप्चर करना है कंटिन्यूअसली। ओके। सर एक मिथ भी है बहुत सारे क्लाइंट का, जब हम बात करते हैं उनसे क्वेरी सॉल्व करते हैं तो उनका मिथ ये ऐसे रहता है कि जैसे सेल्स टीम ने उन्हें पैकेजेस तो पिच कर दिए, उन्होंने सब कुछ बता भी दिया कि हमारी कंपनी ऐसे ऐसे सर्विस करती है। उनका ये मिथ रहता है कि पहले दिन से जो कॉल आएगी हमें वो हमारी प्रॉफिटेबल कॉल होगी, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इतने का पैकेज लिया तो मेरे को उसको तुरंत उसका डबल हो जाएगा। अब जैसे हमारे कई क्लाइंट्स हैं जिनके सेल्स टीम ने एक दिन मतलब पिच कर दिया, उसके बाद दूसरे दिन से उसको कॉल जाना हुआ, शुरू के 2-3 कॉल फेल हुए क्योंकि डेटा आया उसकी वजह से। हमने जब बात की उनसे, हमने फोरकास्ट बताया कि सर डेटा अगर एज फर्स्ट फोरकास्ट आता है तो उछाल देखने को मिल सकता है तो मंदी देखने को मिल सकती है जब हम बताते हैं, पर जैसे डेटा आता है कई बार बहुत सारा मिक्स डेटा आता है तो दोनों तरफ की चालें देखने को मिलती है। पर जब हम क्लाइंट को समझाते हैं तो डायरेक्ट वो हम पे भड़कने लग जाता है कि यार आप तो ऐसा बोला था पहले कि हमारा तो प्रॉफिट होगा और आप ऐसा बोल रहे हो कि दोनों तरफ की जब हम उसको समझाते थे कि नहीं सर ऐसा कुछ, कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि सर हम आपको दिए हैं पैकेजेस सर्विसेज दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग सर कोई कॉल चली नहीं चली, पर सर हमारी 70 to 80% एक्यूरेसी थी कि हम आपका प्रॉफिट करें, वो बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब जैसे सर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास 2-2 सर्विस एक साथ चल रही है, इंट्राडे मोमेंटम प्रीमियम और समाचार की सर्विस। तो हम समाचार में तो लेवल्स भेजते हैं, इंट्राडे मोमेंटम में कॉल भेजते हैं। कई क्लाइंट उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आपने समाचार में कुछ और बोला था, मोमेंटम की कॉल कुछ और दे रहे हो, तो उस वजह से मेरा लॉस हो गया। पर जब हम उसको क्लियरली बोलते हैं सर आपको मोमेंटम की कॉल ही देखनी है, समाचार पे उतना ध्यान मत दीजिए फिलहाल। समाचार में अगर सिर्फ कोई अगर मेन है जैसे फेड की मीटिंग है, यूएस का कोई समाचार है, आप उन पर फोकस कीजिए। बोले नहीं फिर ऐसा कैसे चलेगा, आप तो मेरे से दोनों का पैसा ले रहे हो। कई क्लाइंट्स की मेन क्वेरी ये रहती है, तो सर हमें उनको समझाना पड़ेगा कि सर समाचार तो बेसिकली सर हम आपको अपडेट करने के लिए देते हैं, पर आप मेन फोकस अपने कॉल्स पे कीजिए। ये वाला सर एक कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 3 लाख का कैपिटल है एक क्लाइंट का, तो उसमें क्या रहता है डिवाइडेड करना चाहिए, मतलब गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, जिंक मिनी या नेचुरल गैस मिनी, क्रूड ऑयल मिनी। तो एक में टॉप लॉस होगा है ना, तो दूसरे में प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा करेंगे ना तो वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ये क्लाइंट क्या कर लेते हैं, एक ही ट्रेड में सारा लगाते हैं कैपिटल, इससे वो ज़्यादा लॉसेस जाते हैं। जैसे कि इक्विटी में एक ट्रेडर है जो इन्वेस्टिंग कर लेता है, उसका 1 लाख कैपिटल है, तो उसने डिवाइडेड करना चाहिए 20,000। तो ऐसा डिवाइडेड करेंगे ना तो एक में भी टॉप लॉस होगा तो दूसरे में प्रॉफिट होगा, तो एवरेजली वो प्रॉफिट वाला ट्रेडर बन जाएगा। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हम एसएल बताते हैं कि एसएल मेंटेन कीजिए, और फिर जब उनका एसएल ट्रिगर हो जाता है तो वो एग्जिट नहीं लेते हैं। तो फिर उसके बाद हमें बोलते हैं कि आपने एसएल बताया था ऊपर, उसमें रहने दीजिए, अब बताइए और दूसरा कुछ, मतलब और नीचे लॉस जाना है वो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन एसएल को वो मेंटेन, मतलब जो हमने बताया उसको मेंटेन नहीं करेंगे और नीचे तक उनको देखना है। बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको ये चीज़ के बताना ज़रूरी होता है सर। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। स्टॉप लॉस वाले में स्पेसिफिकली क्लाइंट्स ऐसा समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस पे वो और एक एवरेज कर सकते हैं, और वहाँ पे वो लोग एवरेजिंग करके वो लोग डबल लॉस में आ जाते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, अभी एक हमारे यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ के साथ में एक कलीग है, ठीक है, उसने हमारी ट्रेड रिसर्च टीम के इक्विटी के थ्रू उसने ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करी। कुछ लोग जानते हैं, है ना। उसने स्टार्ट करी, उसने स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा फंड लगाया था 25,000 का। उसने स्टार्टिंग में क्या करा, एनालिस्ट की कॉल ली, एनालिस्ट की कॉल लेने के बाद में क्या करा, उसने कमाया। ठीक है, आप लोग ये समझने के लिए तैयार रहिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। उसके बाद फिर हम आएंगे कि अभी तक आपने क्या बताया है कि क्लाइंट्स ऐसा, क्लाइंट्स वैसा। अब हम लोग बात करेंगे कि एनालिस्ट कैसा, ठीक है ना। बात तो वही भी इंपॉर्टेंट है ना, क्या वो आपके एनालिस्ट पे भरोसा कर पा रहा है। पहले ये तो समझिए, क्या आपका एनालिस्ट इतना कॉन्फिडेंटली उनको कन्वे कर पा रहा है कि हाँ जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हुआ कि उसने पहले ये वाला फेस लिया, उसने एनालिस्ट के साथ में करके 6,000 to 7,000 का अर्निंग करा। ठीक है, उसके बाद में एक कॉल में उसको लॉस लग गया, कितने का, 1,000 रुपीज का। अब नेट प्रॉफिट कितना बचा,
5 से 6,000 का, ठीक है। उसको पता नहीं था कि ब्रोकरेज भी लगती है, ठीक है। बाद में उसको पता पड़ा ब्रोकरेज भी लग रही है, तो फंड कितना रह गया 2,500 का, ठीक है। उसके बाद जो कहानी चालू हुई वो बोला अब हम खुद करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे। और खुद करने में क्या हुआ, कितना लॉस है अभी, 25,000 का लॉस हो चुका है। मतलब अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कहानी अभी तक नहीं थी, अब कहानी स्टार्ट होती है। अभी मार्केट क्या करेगा, आपको क्या करेगा, पैसा देगा। कितना दिया उसके बाद पता है आपको, 700 रुपए, ठीक है ना। और 700 से आप कैलकुलेट करना चालू करो तो 25,000 कितने दिन में कन्वर्ट होंगे, 40 दिन में। अगल बगल वालों की गाइडेंस भी आ रही है। हाँ, अगल बगल वालों की गाइडेंस भी आ रही है, दोस्त यार, ठीक है ना, एक काम करो, हम बताते हैं अब तुम्हें कैसे काम करना है, ठीक है ना। वहाँ चार्ट भी देखना सीख लिया है, सब कुछ हो गया है, पूरा आ गया है, पूरा आ गया है, ट्रेन लाइन कैसे बनती है, कहाँ से रिवर्सल आएगा, सब पता है, ठीक है ना। फिर उसने मुझे एक चार्ट बताया, सर ये ऐसे गया, मैंने सोचा और जाएगा, फिर वो ऐसे चला गया। नहीं है, वैसे ओवरऑल हमारे लिए हेल्पफुल है, वो ओवरऑल वो इमोशन समझ के हमारे लिए आगे करेगा। अब वो आगे इमोशंस, चलो ठीक है, उसको आप स्टॉक मार्केट के बारे में, मैंने कहा अब तुमने 25,000 खो दिए हैं तो तुमको अब समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट है क्या। अगर तुम कमा लेते तो तुमको समझ में नहीं आता, ठीक है। अब वो 40,000 जो 25,000 है वो 40 डेज में रिकवर होंगे, राइट। रोज 700 रुपए कवर करना है इसी फ्रेम से, 40 डेज में क्या होगा, उसका पैसा कवर हो जाएगा। और वो फिर क्या बोलेगा, बस ये मेरे 25,000 कवर हो जाए, भगवान कसम उसके बाद कभी नहीं आऊंगा, ठीक है। और इस अब वो जिस जाल में फंस गया है, जो 25,000 रिकवर करने हैं, ठीक है ना, ये जाल अब बड़ा होता जाएगा। कितना बड़ा होता जाएगा उसको भी नहीं पता पड़ेगा कब उसके 40 साल इसी में निकल गए, 40 दिन की जगह 700 करके कितने निकालेगा, 4 बार, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर एक लंबा, ठीक है। ये चीजें हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इस टॉपिक पे जो वाइंड अप के लिए तरफ जाएगा। कावेरी, ऐसा क्या होता है एनालिस्ट के साथ में कि दिखना बंद हो जाता है कि लॉस आ जाता है, क्या होता है, क्या ऐसा प्रेशर है? मुझे लगता है वही कि अभी प्रीमियम का जो हुआ, माइक, हाँ, प्रीमियम का जो ग्रुप का हुआ, उसमें क्लाइंट्स ना एक्चुअली गोल्ड सिल्वर के मेनली है, और वो 25,000 दे रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी उसी के हिसाब से है कि हमें ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए। दैट इज फॉर बुलियन बॉक्स, आई थिंक इंट्राडे प्रीमियम बुलियन की बात। हाँ, प्रीमियम बुलियन, इंट्राडे प्रीमियम बुलियन। तो वो एक प्रेशर ज़्यादा आ गया है एनालिस्ट पे भी कि, और कॉल चली भी नहीं उसमें, और मतलब कुछ दिनों में पहले कुछ दिनों में सिल्वर की कॉल देते ही मार्केट पलट जाता था। तो एक वो प्रेशर आ जाता है कि अगर सिल्वर की कॉल दी और मार्केट पलट गया तो एक ऑलरेडी माइंड में चलता रहता है, तो एनालिस्ट भी डरता है कि कॉल दूँ या ना दूँ। दिख रहा है हमें कि जा सकता है, बट एक कॉन्फिडेंस होता है ना सर, मोस्टली एनालिस्ट के लिए कॉन्फिडेंस इज़ द मेजर की, कि अगर कॉन्फिडेंस है ना तो वो किसी की बात की भी नहीं सुनेगा, दे देगा कॉल, ऐसा होता है। बट अगर कॉन्फिडेंस हमारा कहीं पे भी खटक गया ना, कि अगर एक क्लाइंट्स अगर कॉल पे इमोजी भी डाल देते ना, रिएक्शन भी डाल देते ना, तभी भी ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, मतलब पलटेगा तो yes, नहीं, इमोशन सेंटिमेंट्स, या ये yes. हो जाता है। तो ये भी एक इसीलिए बात है। क्या क्वेरी को अलग, क्वेरी सेक्शन अलग करना नहीं, और query एनालिस्ट को section करना, वो तो ये होगा ही नहीं ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्लाइंट अनाउंसमेंट में उनको हम कितना भी बोले, हम रोज मैसेज डालते थे कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे कीजिए, फिर भी क्लाइंट मान ही रहे, वो अनाउंसमेंट पे रिप्लाई करिए, तो वो तो बंद होगा ही जो नहीं। एनालिस्ट का मोरल भी डाउन करता है। हाँ, वो तो बंद होगा ही नहीं। बट एक प्रेशर की बात होती है कि अगर क्लाइंट्स का भी डाउन करता है, क्लाइंट हाँ, ट्रेड नहीं लेगा, राइट। क्लाइंट को भी डर लगेगा। लेकिन अगर आप, लेकिन एक बात बताइए, ये तो उसने बोला, लेकिन वो ऐसी चीज करता क्यों है? अगर आपकी बैक टू बैक अगर मान के चलिए 10 में से आपकी 8 कॉल अच्छी चल रही है, तो फिर वो ऐसा करेगा ही नहीं ना। हाँ, वो तो है। तो फिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं बैक टू बैक है। हाँ, बराबर है, बट वही हो रहा है ना कि अब पहले आकृति मैम दे रही थी कॉल, तो वो Don't खराब please, गई, don't name. ओके सॉरी, तो प्रीमियम में खराब गई कॉल, कुछ तो कॉल, तो उसके बाद वो शिफ्ट हुई अनदर एनालिस्ट के पास, तो उनको भी एक प्रेशर आ गया कि अगर मैंने दी सिल्वर की कॉल, फिर से गई, क्लाइंट मुझे गालियाँ देगा, तो उससे अच्छा मैं रुक जाता हूँ, गया 200-300 पॉइंट का मूवमेंट तो भी चलेगा, पर मैं सेफली खेलूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लाइंट एनालिस्ट कॉल, कभी कभी क्या होता है, मार्केट सुबह से लेकर शाम तक मूवमेंट नहीं देता है या फिर क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है ना, उसको शाम तक बैठना पड़ता है सीट पे। लेकिन एक एनालिस्ट के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो बैठा भी है ना सीट पे, लेकिन उसको एक मैसेज आएगा, कॉल नहीं बनी है क्या अभी तक, सुबह से 1 बज गया, अभी तक कुछ आया नहीं। अगर आज शाम को कोई इंपॉर्टेंट डेटा है और उस वहां तक अगर वेट करना हो,
तो मेरे ख्याल से क्या उसको वेट करना चाहिए एनालिस्ट को कि नहीं करना चाहिए, कि सुबह से ले आते के साथ में दे देना चालू कर देना चाहिए? लाइक दैट डे सुयोग मुझे बोलता है कि अगर मार्केट में आपको मिल नहीं रहा था तो आपने कॉल दी क्यों? ओके नहीं मेरा बात सुन लेना। हाँ बराबर है, क्योंकि उससे लगा, क्योंकि मतलब हमने दी कॉल, मूवमेंट दी 100-200 पॉइंट में हमने एग्जिट करवा दिया क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही थी। तो उनको ये भी परसेप्शन समझना पड़ेगा, क्लाइंट को भी। बेसिकली ये भी हमारा क्लाइंट ही ऐसे हम समझते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट है बेस, कंज्यूमर बेस है, तो समझ लेते कि उसे भी यही परसेप्शन लगा कि अगर लग नहीं रहा था तो दी क्यों कॉल। बट हमें जब लग रहा था कि मूवमेंट देगा पर मार्केट में मूवमेंट दी ही नहीं, तो उसमें एनालिस्ट की भी क्या गलती है? बेसिकली बात सर ये हुई थी, मतलब मैं और दीपक सर हम लोग बातें कर रहे थे कि मोमेंटम में ये हो रहा था एंट्री एग्जिट। तो सर को मैं बोला सर मार्केट रेंज बाउंड है, तो सर ये एंट्री एग्जिट क्यों हो रहा है, उससे अच्छा नहीं वेट करते तो अच्छा होता। तो उसने ये बोला कि मार्केट ही रेंज बाउंड नहीं, मैंने ये बोला था सर कि ये एंट्री एग्जिट क्यों करवा रहे हैं सर, छोड़ देते आज नहीं देते कॉल। तो उसने उसके ऊपर वहाँ से सुना, उसने ये बोला दोनों में इंटरफेयर करके कि नहीं यार आज मार्केट रेंज बाउंड है। तो मैंने उसके ऊपर ये अगर तुमको समझ रहा है तो कॉल क्यों दी, रेंज बाउंड तुमको समझ रहा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो सर उसके ऊपर अगर ये ऐसे बोल रहे नहीं, क्लाइंट का परसेप्शन देखो क्या होता है कि हाँ वो कुछ अलग अलग देखो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। किसी को 100 लॉट क्रूड ऑयल में काम करना है लेकिन उसको कितने रुपए चाहिए, सिर्फ 10 रुपए, ठीक है ना। किसी को 1 लॉट में क्रूड ऑयल में काम करना है, उसको कितने चाहिए, 100 रुपए, ठीक है। कोई आदमी बोल रहा है दिन भर में तुमको 60 रुपए की मूवमेंट दिख गई क्रूड ऑयल में, तुमने कराया क्यों नहीं। कुछ क्लाइंट बोलते हैं तुम्हारे पास में जब कॉल अच्छी बने तब देना, हमें जरूरी नहीं है। मेरे पास में 10 ईयर्स से मेरे साथ में क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, 10 साल से ज्यादा जुड़े हुए हैं। वो आज की तारीख में इतना फेथ है उनके साथ में कि अगर आप उन्हें बता रहे हो, ठीक है ना, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन कर लेंगे, जिस दिन नहीं बोलोगे हम काम ही नहीं करेंगे। वो अलग तरीके हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, एक बार शायद किसी ने 21 या 22 साल के किसी लड़के को सर्विस सेल कर दी थी, ठीक है ना। जैसे ही उसने ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चालू करी, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। पहले तो क्लाइंट बेस हमारा जो रहता है वो 30+ का ही होता है, उसके नीचे हम लोग लेते भी नहीं है, ठीक है ना। उसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि वो मैच्योर होता है, ज़्यादा समझदार होता है, 30+ में सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं। तो वो क्लाइंट क्या होता है कि उसको पता रहता है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, मेरी चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इनिशियल यंगस्टर्स हैं जो इस टाइप के ट्रेड्स कर रहे हैं, जहाँ पे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, क्योंकि डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, इंजीनियर बनने में, और ट्रेडर बनने में 1 दिन, एब्सोल्युटली 1 दिन लगता है ट्रेडर बनने में। उसके लिए पढ़ाई क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो गंदगी की जो मची हुई है, कहां पे मची हुई है, टेलीग्राम। सबसे ज्यादा फ्रॉड, मेरे भी फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फ्रॉड वहां पे चल रहे हैं। उसके बाद में जो ऑसिलेटर लगा के एक, अगर आप उसके देखेंगे चार्ट पैटर्न थोड़े बहुत जानते होंगे, जो भी चार्ट पैटर्न जो भी होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ऑसिलेटर। सबसे ज्यादा दिमाग उन्हीं ने खराब कर रखा है कि एक ऑसिलेटर आप लगाओ, ये यहां से देखो ये चलेगा और उसके बाद में आपको ये प्रॉफिट देता रहेगा, ठीक है ना। जिस दिन उसको लगाने बैठो उसके बाद वो ऐसे चलता है, आपको प्रॉफिट देगा ही नहीं। एनालिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए दीपक? एनालिस्ट ने हमेशा अनबायस रहना चाहिए, स्टेबल माइंडसेट रखना चाहिए। मार्केट अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो रहा है तो जो उसने पैरामीटर सेट किए, जब तक वहाँ तक लेवल्स आते नहीं तब तक अपनी पेशेंस लेवल मेंटेन रखनी चाहिए ट्रेड पोस्ट करने से पहले। और अगर मानो कोई ट्रेड दे भी चुका है और अगर पोजीशन अगेंस्ट जा रही है तो वो पोजीशन को कैसे जल्द से जल्द हेज करके प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके वो पोजीशन को प्रॉफिट या कम लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सके, वो आना चाहिए। और सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होनी चाहिए ट्रेड देने से पहले, ना कि ट्रेड देने के बाद, क्योंकि एक बार ट्रेड जा चुका है उसके बाद डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए। जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए प्री डिफाइंड होनी चाहिए ट्रेड देने से पहले। तो इससे क्या होता है, खुद भी क्लैरिफाई रहता है, क्लैरिटी, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि दूसरों के सजेशन पे रह के। देखो बिल्कुल सही बात बोली आपने, लेकिन एक बात प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम मार्केट में एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पैटर्न को बनने में, किसी भी ट्रेड फॉर्मेट को बनने में टाइम लगता है,
ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि आज ये 400 रुपए की मूवमेंट होगी, तुमने दिया क्यों नहीं? क्योंकि जो 400 रुपए की मूवमेंट है, उसके बाद जो पूरे दिन भर की मूवमेंट है, वो बना के एक पैटर्न बनाएगा, उस पैटर्न के बाद ही कॉल जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर गोल्ड 400 रुपए चल गया, तुमको 400 रुपए दिखा नहीं गोल्ड के अंदर, आपको दिख रहा है कि गोल्ड के अंदर 1000 रुपए का मूवमेंट हर हफ्ते हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम चार्ट देखने बैठते हैं तो पता पड़ता है वो एक सिर्फ एक रेंज में चल रहा है। आप उसके अंदर 5 मिनट के चार्ट में भी अगर लगा के देखोगे तो सिर्फ ऑसिलेटर बेस कभी आपने 200 रुपए निकाल लिए, किसी 100 रुपए निकाल लिए, 1000 रुपए के चार्ट में 200-300 रुपए निकाल सकते हो बीइंग एनालिस्ट। अगर आप ट्रेडर हो तो आप कुछ भी निकालते रहो, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो प्रेशर बिल्टअप होता है कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है कि अब कॉल चाहिए, वो जो एक प्रेशर है, ठीक है ना, हमारे लगता है कि क्लाइंट्स को भी समझना चाहिए कि उस प्रेशर को कम करेंगे और एनालिस्ट को इतनी ज्यादा क्वेरीज देने के बेटर है कि उसको काम करने दें, तब वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल सकता है। योर फाइनल कंक्लूजन? आई अग्री, मुझे भी यही चीज़ नहीं है, मुझे भी यही चीज़ लगती है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बायस हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। उनको लगता है कि हमें इसी तरीके की, मतलब उन्होंने अगर पैसा दिया, अगर उन्होंने मान लो आज पैसा दिया है तो उनको अगले 5 मिनट में उनको कॉल चाहिए, जब तक नहीं देना तब तक नहीं देना। लेकिन अगर पेमेंट किया है तो अगले 5 मिनट में आपके पास कॉल आ जानी चाहिए कि अब कॉल क्यों नहीं आ रही है। बट ऐसा हो ही नहीं सकता है। मार्केट में एटलीस्ट जो एनालिस्ट हैं उनको रिसर्च करने दें, उनको एनालिसिस करने दें। ये मेरा भी पर्सपेक्टिव है। अपने इमोशंस अनाउंसमेंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट ट्रेड लेना भी चाह रहे हैं उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, पहली चीज। दूसरा, जो जिन्होंने ट्रेड दिया है, जो एनालिस्ट हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये मेरा ओपिनियन है इन चीजों को लेके। हाँ, दो सर्विसेज में एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 70 to 80%, क्योंकि अगर हमने इतनी मेंटेन नहीं करी, अगर हम 70 to 80% एक्यूरेसी बोल रहे हैं, तो अगर मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जब बीच में कॉल्स खराब जाती हैं तो क्लाइंट उतना कॉन्फिडेंस से ट्रेड नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते हैं तो उनके कुछ टाइम पीरियड के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकल जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर वो एक्यूरेसी पे आएंगे भी, अगर वो हमारे पूरे मंथली ट्रेड्स लेते हैं तो भी 60 to 65% पे ही खड़े होंगे, इससे ज्यादा एक्यूरेसी पे वो रहेंगे ही नहीं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैम, हाँ, बेसिकली ये दिक्कत जो बड़े क्लाइंट्स हैं प्रीमियम, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे अपने जो प्रीमियम के बुलियन बॉक्स के या इंट्राडे प्रीमियम के, उनको दिक्कत नहीं है, वो ट्रेड कंटिन्यूसली नहीं मांग रहे। या अपने मोमेंटम के जो क्लाइंट्स हैं ना, वो भी एक भी ये नहीं मांग रहे, जैसे मेरे कोई भी क्लाइंट ये नहीं मांग रहा कि ट्रेड दो। हाँ, वो क्या बोल रहे, आप हमको एंट्री एग्जिट मत कराओ क्योंकि हमारा ब्रोकरेज कट हो रहा है। और बुरा इस बात का लगता है कि सर एंट्री मारी, शाम तक वेट किया, एग्जिट करो, एंट्री मारी एग्जिट करो, ये मत करो। आप दिन में एक ट्रेड दो, कोई बात नहीं, 200 रुपये कमाओ। कल के थे कस्टमर ने, कल जैसे गोल्ड आया, सिल्वर आया, प्रॉफिट बुक हुआ, क्लाइंट ये बोले, कोई बुलियन बॉक्स की बात करो, सिल्वर में प्रॉफिट बुक हुआ, कस्टमर कुछ नहीं बोला, गोल्ड का ऐसे लिया, कुछ नहीं बोला है कस्टमर, एक बात नहीं है, कॉपर में प्रॉफिट बुक हुआ। कस्टमर बोल रहे कि सर आप एक ट्रेड तो हम खुश है, बस ये मत कराओ कि एंट्री क्या एग्जिट क्या, एंट्री क्या एग्जिट क्या। वही कस्टमर को नहीं चाहिए, एंट्री एग्जिट मारो। लग रहा है कि मार्केट मूवमेंट दे ही रहा है और इंट्राडे कॉल है, तो सुबह से आपने कॉल दी है, शाम तक तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, मतलब रात तक तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ, वरना वो इंट्राडे ट्रेडर किस काम का? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। बट ये है कि उसका जो फ्रेम है, मतलब कि जैसे बैक टू बैक हर कॉल में ऐसा ना हो, कुछ में हो, वो होता है। क्योंकि ये बात सही है कि अगर इंट्राडे ट्रेड है तो हमें एग्जिट, अगर मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तब तो हमें एग्जिट कराना पड़ेगा। देख, वहाँ एनालिसिस आती है यार। रेंज बाउंड मार्केट है, अग्री, ठीक है, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। अब अगर रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक रेंज बाउंड मार्केट है, कभी एक हफ्ता रेंज बाउंड होता है ना। अभी सिल्वर दी है ना, सिल्वर दी है, अभी उसके एग्जिट किया तो उसके तुरंत 2 घंटे के बाद वापस सिल्वर आती है, बाय करो, वो नहीं चाहिए। अगर वो एग्जिट हुआ है ना, छोड़ दो उस ट्रेड को, कस्टमर नहीं मांग रहा है, कस्टमर बोल रहा है अभी आपने सिल्वर एग्जिट किया, वापस 1-2 मिनट के बाद सिल्वर बाय आ गया, ये नहीं चाहिए। हाँ, वो चीज मैं मानती हूँ, वो चीज गलत है। अगर वैसा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसका सही है। अगर तुम कुछ बोलना चाहो तो बोलो। मैम, अगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अगर दिन भर में हमने एक कॉल एग्जिट करवा ली ना सेलिंग की, तो बाइंग की हम देते नहीं है, मोस्टली देते नहीं। अगर वो कॉल एक्टिव नहीं हुई है तो फिर जाती है,
अच्छा। एक्टिव नहीं हुई तो जाती है, इतना तो 3 महीने में मैंने देखा है और दिया भी है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हुआ है कि सुबह बाइंग की दी, वो एग्जिट करवा के सेलिंग की दी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा हुआ है लेकिन कॉल एक्टिव नहीं हुई होगी। बहुत नहीं मतलब क्या होता है, देखो क्लाइंट के लिए एक्टिव कॉल पता है क्या होती है, अगर मैसेज आ गया तो क्लाइंट के लिए वो कॉल एक्टिव हो, क्योंकि क्लाइंट तो लेवल का वेट ही नहीं करता, क्लाइंट रेट पे ट्रेड ही नहीं लेगा ना। एनालिसिस क्या होता है मैम कि इस रेंज तक वो अगर रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो ही ऊपर जाएगा, ये हमारा एनालिसिस है। हाँ। तो हम प्री कॉल देके रहते हैं कि अबव करना है, हाँ, ओके, बाय अबव करना है, बट अगर वही ट्रेंड उल्टा पलट गया, रेजिस्टेंस से वो पलट गया, तो वो सेलिंग बन जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केट। मुझे एक मतलब कंप्लेंट बोलो या जो बोलो, क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि जैसे अगर हमने क्लाइंट को अच्छा प्रॉफिट दिया है, वो ज्यादातर उन ट्रेड में हो रहा है, हो सकता है मे बी ड्यू टू मार्केट मूवमेंट हो, बट जो भी हम बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट वाला जो ट्रेड रहता है, उसमें जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेड लेने का वो बहुत कम होता है। मतलब क्लाइंट को हमने मैसेज किया, ठीक है, बहुत कम ड्यूरेशन में, अभी जैसे लास्ट कॉल की बात करें, वो मैंने सर ने आई गेस दिया था, तो मैंने सर को ये बात बोली भी थी कि ये जो कॉल थी मुझे नहीं पता किसने दी है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट स्टिल इसका जो टाइम फ्रेम था वो इतना एक्यूरेट था कि इतना टाइम लिया, प्रॉफिट हमने दिया, लेकिन इतना टाइम मिला हमें कि क्लाइंट जो है वो ट्रेड ले पाए, है ना। तो ये वाला जो एक टाइम फ्रेम वाली जो चीज होती है ना, होता है मैम जब स्पाइक दे देता है मार्केट। हाँ। मतलब हमने कॉल दी, अच्छा तो स्पाइक दी, कई बार तो 10 मिनट या 5 मिनट भी नहीं लगता प्रॉफिट बुक करवाने में, यार तो स्पाइक में हो जाता है। हमें हमारे पास ना क्या होता है, हम आई गेस इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे पास पहले से व्हाट आई फील इज कि हमारे पास लेवल्स क्लियर नहीं होते हैं कि अगर ये लेवल आया, जैसे मैंने सर को देखा है काम करते हुए कि अगर लेवल लाइक ये अगर ब्रेक हुआ तो मैं सेल पे बैठा हूं, या ये अगर ब्रेक हुआ तो मैं बाय पे बैठा हूं, ऐसा होता है, ठीक है, जैसी होता है वैसे ही आ जाता है, तो माइंड में क्लैरिटी है, है ना। लेकिन हमारे पास अगर मैं बात करूं तो वो क्लैरिटी जो होती है ना, वो आई फील इज मिसिंग, जिसकी वजह से, उस क्लैरिटी की मिसिंग की वजह से आई गेस टाइमिंग में भी प्रॉब्लम आता है, और दूसरी चीज जो एग्जिट वगैरह होता है, मे बी मैंने ही बोला था क्वेरी वाला डिपार्टमेंट अलग करने का, क्योंकि व्हाट आई फील इज कि क्लाइंट का जो पैनिक स्टेट होता है या उनका जो इमोशनल लेवल होता है, वो रिसर्च टीम के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो हमने वहां से छीना है, जिससे कि आप लोग कोर एनालिसिस कर पाए और चार्ट का जो भी प्रेशर है वो सिर्फ आप लोग के माइंड में रहे, क्लाइंट्स का माइंड का पर्सपेक्टिव आप तक शिफ्ट नहीं हो, कि क्लाइंट अगर बोल रहा है ना ट्रेड दो ट्रेड दो ट्रेड दो, तो वो भी आप तक नहीं आएगा, वो भी इधर ही आएगा, है ना। तो एक ये वाली चीज मैं बोलूंगी कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या, मतलब इसमें हम प्री कॉल देना बंद, प्री कॉल नहीं, प्री कॉल दो, मतलब अबव या बिलो, हम एटलीस्ट लेवल्स हमें पता हो कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है, माइंड में क्लैरिटी हो, तो वही होता है ना मैम, इसलिए हम अबव की कॉल देते हैं। यार ये टाइमिंग मैच नहीं करता कावेरी, मैं सही बताऊं, देख ट्रेड आता है, प्रॉफिट होता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि क्लाइंट ट्रेड ही नहीं ले पाया, ये होता है, यू नो अबाउट इट, ये मैक्सिमम टाइम हो रहा है, देख कभी कभी इक्विटी में कभी कभी होता है, लेकिन कमोडिटीज में बहुत बार हो रहा है। अगर ये चीज बहुत बार हो रही है तो हमारे में कुछ तो एक चीज है जिसको हमें ठीक करना है, जैसा मैं अपनी सेल्स टीम के साथ कहती हूँ, वैसे मैं बोलूंगी अगर कोई भी चीज रेपिटेडली हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे में कुछ एरर है, जिसको हम, क्योंकि देखो प्रॉफिट और लॉस क्लाइंट को भी पता है कि पार्ट एंड पार्सल है ना, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम चाहेंगे एटलीस्ट क्लाइंट ट्रेड ले पाए, वो टाइमिंग हमें चाहिए। अब वो कैसे आएगी दैट आई डोंट नो, है ना, वो समझो कैसे आनी चाहिए, लेकिन वो चीज चाहिए, है ना। इसमें एक चीज और एक भी है, हाँ जी, कि जैसे कि दिन भर में अगर मार्केट रेंज बाउंड हो और कुछ डेटा आया और डेटा आने के बाद भी रेंज बाउंड हुआ, और रात के लास्ट के 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स अगर मार्केट चला और रैंडमली चला, तो क्लाइंट फिर पैनिक में आ जाता है कि तुम लोग ने कॉल नहीं दी, कॉल नहीं, वो सब सिचुएशंस तो हमें छोड़ देनी है। हाँ, देखो क्लाइंट को भी क्लाइंट अपने ऊपर क्लाइंट को इतना हावी होने नहीं दे सकते, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जब रैंडम मोमेंट्स, अगर कोई अचानक न्यूज का इम्पैक्ट आया और सीधा 1000-2000 पॉइंट बढ़ जाता है, तो क्लाइंट क्या बोलता है कि तुम तो डेली 200-200 रुपया प्रॉफिट कराते हो, आज जब 1000-2000 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तब तुमने छोड़ दिया। नहीं, ये बात इनवैलिड है,
दुनिया का हर ट्रेड कोई भी एनालिस्ट नहीं पकड़ सकता। क्लाइंट को अगर हमने उनको अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन भी दे दिया ना, ठीक है, जो कि उनके पास होता नहीं है, क्लाइंट कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर उनको 1000 पॉइंट कवर करा लो तो उनको वो 200 पॉइंट दिखेंगे, और 200 पॉइंट अगर कवर कराए हैं तो वो 1000 पॉइंट दिखेंगे, है ना। क्लाइंट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। सर अंदर है। Okay guys, so we'll end this session. Thank you so much for participating. सबका ज़्यादा करके लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसे केस स्टडीज लाएंगे ना, आई होप और भी पार्टिसिपेशन हो।